हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज फिर से एक न्यू कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मेरा नहीं है, ये कहानी वॉटपेड में मैंने पढ़ा था। इनकी ऑथर का नाम है रोज S7B। आप इसे जाके वॉटपेड पर पढ़ सकते हो। मैं इसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वांगशन FF है, टॉप वांगजी बॉटम विंग होगा। और हाँ, ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड है। इसमें हमारा वांगजी एक ईगमा एम्परर है। वो हमेशा ही कठोर है, मतलब ज़्यादा वो प्यार से बातें नहीं करता। हमेशा ही वो अपने काम से काम रखता है। ईगोइस्टिक है, मतलब उसको उसका ईगो ज़्यादा मायने रखता है। वो हमेशा ही जो डिसीजन ले लेता है उसे पीछे नहीं हटता। वांगजी की शादी जियांग क्लैन के राजकुमारी जियांग ज्ञानली के साथ मैरिज प्रपोजल के रूप में तय हो गया, मतलब ये अरेंज मैरिज के रूप में तय हो गया था। वांग जी इससे डिनाई भी नहीं कर सकता और फैमिली वालों के प्रेशर में वांग जी ने इस हामी भरी थी, तो अब वो उसे मना भी नहीं कर सकता। वहीं हमारा विंग वो हमेशा ही अपने मेट का इंतज़ार करता है। वो अपने मेट के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। बट क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका मेट ही उसके ब्रदर इन लॉ है? क्या होगा वांगजी को जब पता चलेगा कि उसका मेट विंग है? क्या होगा, वांगजी अपने ईगो को छोड़ के विंग को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो अपने ईगो को ज़्यादा मायने रखेगा? तो चलो हम इसी कहानी को देखते हैं। कहानी की स्टार्टिंग गुसू में होती है, जहाँ जियांग क्लैन की राजकुमारी जियांग यानली अपने काफिला के साथ गुसू प्रवेश करी थी। यानली बहुत शांत अपने कैरेज में बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ उसके गार्ड, उसके सर्वेंट, उसके मेड और यहाँ तक कि उसका भाई भी है, जिसे ब्राइड प्राइस के रूप में यानली के साथ गुसू भेजा गया था। गुसू बहुत बड़ा किंगडम है और साथ ही वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी के जो न्यू किंग है, जो एम्परर है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतने ज़्यादा निर्दयी कि वो किसी को भी बख्शते नहीं हैं और साथ ही वो और भी ज़्यादा लोगों को अपने अंडर लेने के लिए नए नए पैतरे करते रहते हैं। उनका ईगो सबसे ज़्यादा बड़ा है। लैन क्लैन में सारे लोग ईगो वाले हैं। लान वांगजी भी बहुत ज़्यादा ईगो वाला है। अगर उसने एक बार ठान लिया कि उसे ये क्लैन चाहिए तो चाहिए, वो किसी भी रूप में उस क्लैन को लेकर रहता है। और ऐसे ही किसी जिद में वांगजी ने जांग क्लैन की राजकुमारी से शादी की बात की है, क्योंकि उसे जांग क्लैन चाहिए था। जांग क्लैन लड़ाई से भी वो जीत सकता था, बट लड़ाई का फ़ायदा ही क्या जब वो ऐसे ही उसे ले सकता है। उसने शादी का प्रपोजल भेजा और फिर शादी के लिए जांग फैमिली ने मान लिया और उन्होंने यानली को शादी के लिए गुसु भेज दिया। बट उनके साथ वी वुशियान को भी लाया गया, बट यानली इससे खुश नहीं थी। उसके आंखों में आंसू थे। वहीं उसका भाई भी खुश नहीं था, क्योंकि वो वहाँ का नटखट राजकुमार था। अचानक ही उसे ब्राइड प्राइस के रूप में गुसु भेजा जा रहा है। अब विंग की फ्रीडम पूरी चली गई है। विंग को अब मरते दम तक गुसु में ही रहकर उनके किंग का देखभाल करना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। एक तरीके से वो अब गुसु का सर्वेंट बन चुका है। मरते दम तक वो गुसु को ही सर्व करेगा। और गुसु वालों ने, या कहूँ तो हमारी किंग ने, जानबूझकर विभूषण को ब्राइड प्राइस में मांगा था, क्योंकि विभूषण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वॉर में हमेशा जब भी वो खड़ा होता तो उसकी जीत तय ही होती थी। उसको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी आती थी, प्लॉटिंग करनी आती थी, और इतने अच्छे वॉरियर को कोई कैसे खो सकता है। तो गुसु ने भी विंग को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। विंग अभी 26 साल का है और वो जैंग फैमिली का अडॉप्टेड सन है। विंग वैसे तो जैंग फैमिली में उसे सब सब बहुत पसंद करते हैं, बट मैडम यू को छोड़कर मैडम यू को विंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी विंग को अपने बेटे के रूप में देखती ही नहीं थी। हमेशा वो विंग को अपने घर के काम से दूर ही रखती थी, या कहूँ तो फैमिली मैटर से दूर रखती थी। बट यानली और जैंग जैंग विंग को बहुत ज़्यादा ही मानते थे। और सबसे बड़ी बात, विंग एक अल्फा है।
हाँ, यहाँ विंग अल्फा है। वो बहुत ज़्यादा ही नॉटी है। विंग बहुत ज़्यादा नॉटी था। वहाँ की हर ओमेगाओं को वो परेशान करता रहता था, फ्लर्ट करता रहता था। बट अब उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई जब उसे मैडम यू ने ब्राइड प्राइस के रूप में यानली के साथ गूसू भेज दिया। विंग इसे मना भी नहीं कर पाया और अब वो यहाँ गूसू जा रहा है अपनी पूरी फ्रीडम को छोड़कर, अपने क्लैन के लिए, अपनी चीज़ें के लिए। विंग बहुत ज़्यादा पावरफुल लड़का है। हमेशा लॉजिकल बात करता है। जो भी बात होता है वो सीधा मुंह पे बोल देता है। लोगों के सामने वो कभी नहीं डरता। बट जब बात मैडम यू की आती है, अपनी फैमिली की आती है, जंग फैमिली की आती है, तब विंग कमज़ोर पड़ जाता है। वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। खासकर मैडम यू के बातों को वो कभी भी डिनाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि मैडम यू ने, उसकी फैमिली ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, तो वो उनकी बातों को काट नहीं सकता। बट कोई दूसरा विंग को कुछ बोल दे या फिर कोई दूसरा जंग फैमिली पे हमला करे, तो विंग मरते दम तक उनका साथ देता है। और अब उसकी लाइफ गूसू से भी जुड़ चुकी है, तो उसने अपने आप से वादा कर लिया है कि जब तक विंग के दिल में धड़कन है, जब तक उसके शरीर में सांसें हैं, तब तक वो गूसू की रक्षा करेगा। विंग अभी यही सब सोचते हुए अपने कैरेज को आगे बढ़ा रहा था। अपनी शीजे के साथ वो जा रहा था। अपनी पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, पुराने हरकतों को भूलकर वो बस स्ट्रेट फेस के साथ आगे चले जा रहा था अपने घोड़े पे बैठकर। जो हमारा विंग पहले हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले वो कितना ज़्यादा इनमेच्योर था। हमेशा मस्ती करना, हमेशा लड़कियों के साथ बातें करना, ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट करना। बट अब विंग की लाइफ में ये सब कोसों दूर जाने वाला है, क्योंकि वो जहाँ जा रहा है वहाँ ये सब मना है। विंग जानता है कि गुसू में बहुत सारे रूल हैं। यहाँ के एम्परर को रूल में रहना बहुत पसंद है। कोई भी अगर रूल तोड़ता है तो उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट मिलती है। ये सब जब विंग सोच रहा था, अचानक ही उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अपने आंसू को साफ करता है और अपने आप को समझाता है कि अब वो वीक नहीं हो सकता। अब उसे घूसों के लिए ही हर काम करना पड़ेगा। अब वो वीक नहीं हो सकता, उसे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। यही सोच में विंग अपने आप को शांत रखता है और फिर वो क्लाउड रिसेस में एंट्री लेता है। क्लाउड रिसेस बहुत सुंदर जगह था, बट यहाँ यानली और विंग दोनों ही खुश नहीं थे। वो दोनों ही कैरेज और हॉर्स से नीचे उतरते हैं। वहाँ एक शख्स आता है जो हमारे एम्परर का राइट हैंड था। वो यानली को देखकर बो डाउन करते हुए कहते हैं, आप लोग इतने लंबे सफ़र से थक गए होगे, आप लोग आराम कर लीजिए। हमारे एम्परर अभी काम कर रहे हैं, आप लोग कल सुबह उनसे मिल सकते हो। ये सुनकर यानली अपना सर नोट करती है। फिर वांग जी का राइट हैंड यानली को लेकर यानली के रूम की तरफ जाने लगता है। विंग और उसके कुछ मेट्स भी उनके पीछे जा रहे थे, बट तभी वांग जी का राइट हैंड विंग को रोकते हुए कहता है, आप एक अल्फा हो, एम्प्रेस यानली के कक्ष की तरफ आप नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग कहता है कि वो विवुशान है, यानली का छोटा भाई और साथ ही ब्राइट प्राइस में आया हुआ योद्धा। विंग को ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट वी क्या ही कर सकते हैं, इसीलिए वो ये सब बोलकर शांत हो जाता है। वहीं वांग जी का राइट हैंड ये सुनकर अपना सर नोट करते हुए कहता है, जी आप विवश हैं, हमें पता है, हमारे एम्परर ने आपके बारे में बताया था कि आप यहाँ ब्राइट प्राइस के रूप में आने वाले हो। हमारे एम्परर ने खुद आपके लिए एक रूम प्रिपेयर करवाया है, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लग गया था। वो विंग को एक बहुत ही सुंदर से रूम में ले जाता है। वो रूम बहुत ज़्यादा लग्जरियस तरीके से सजाया गया था। विंग उसे धन्यवाद कहता है और फिर विंग को नहाने के लिए गर्म पानी भी दिया जाता है। विंग अपना सर नोट करता है, यहाँ तक कि बाकी सारे आए हुए सर्वेंट को भी बहुत अच्छे अच्छे रूम दिए गए थे। सारे लोगों को उनके रूम तक छोड़ दिया जाता है।
विंग भी अपने कपड़े वपड़े निकाल कर नहाने बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत दूर से आया था और वो थका हुआ था। गर्म पानी से नहाने से उसकी थकावट मिट जाती, इसीलिए वो नहा रहा है। विंग अपने पूरे कपड़े उतार चुका था और वो बाथटब में बैठा हुआ था। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। विंग का मस्कुलर बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसमें सिक्स पैक एब थे, बट पतली कमर के साथ विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, अब क्या? ये बोलकर वो बस आसमान की तरफ देखता है, मतलब कि सीलिंग की तरफ, क्योंकि अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या उसकी लाइफ अब ऐसी ही बनी रहेगी? ये सोच में वो वहीं पर ही लेट जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सुबह यानली विंग सीधे ही वहाँ से निकलकर सीधा ही एम्परर हॉल में चले जाते, जहाँ पर एम्परर का थ्रोन था, जहाँ पर एम्परर हमेशा बैठा करते थे। यानली भी विशान के साथ अंदर जाती है। वहाँ वांग जी थ्रोन पे बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट तरीके से, एक किंग की तरह रॉब। उसकी आंखों में एक अजीब सा ही, मतलब ऐसा कि कोई उसे देखे तो डर जाए, कोई उसके सामने आंखें उठाकर भी देख ना पाए, ऐसे वाले लुक के साथ वांगजी बैठा हुआ था। विंग और यानली दोनों ही लान वांगजी को ग्रीट करते हैं। वांगजी यानली को देखते हुए कहता है, राजकुमारी चांग यानली, मैं आशा करता हूँ कि आप खुश होगी, क्योंकि 1 महीने के बाद आपकी शादी मुझसे जो होने वाली है और आप यहाँ की क्वीन बनने वाली है। इसके बाद आपको बहुत सारी पावर मिलेगी। आप तो खुश होगी ना? ये सुनने के बाद यानली अपने सर नीचे कर लेती है और फिर वो पीछे टर्न करती है। वो राजकुमार विंग को देखती है और कहती, विंग। ये सुनकर विंग तुरंत ही वांग जी के सामने घुटनों पे बैठ जाता है, उसे ग्रीट करता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग धीरे से अपनी सर उठाता है, जिससे उसकी नज़र सीधा वांग जी पे जाती है। जैसे ही वो वांग जी को देखता है, उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठती है। विंग के हाथ कस गए थे। तभी वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विवुशियान, मैंने आपके बारे में सुना था। आप हमारे क्लैन के लिए ब्राइट प्राइस के रूप में आए हो। आप ईलिंग पैट्रियार्क हो। आप इतने पावरफुल हो कि आपको सब चाहते हैं, बट अब आप हमारे हो। ये बोलकर वो विंग को ऊपर से नीचे देखता है। विंग कुछ भी नहीं कह पाता। वांग जी फिर विंग को देखते हुए कहता है, आप खड़े हो सकते हो। ये सुनकर विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है, बट उसने अपनी नज़रों को उठाने की हिम्मत नहीं की थी। उसको अपने दिल में एक अजीब सी कसक महसूस हो रही थी, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वहीं वांग जी यानली से शादी की बातें करने लगता है, शादी के बारे में बातें करने लगता है, बट उसकी नज़रें चोरी चोरी विंग को भी देखे जा रही थी, बट विंग वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। अब कुछ टाइम के बाद उन्होंने कुछ और बातें की। फिर एक छोटा सा बैंक्वेट रखा गया यानली के नाम पे, जहाँ लैन क्लैन के कुछ सदस्य आए हुए थे, मिनिस्टर आए हुए थे। वहाँ यानली और विंग भी प्रेजेंट थे। विंग यानली के पीछे खड़ा हुआ था। वहीं वांग जी अपने थ्रोन पे स्पेशल जगह पे बैठा हुआ था। उसके बगल में उसके गगा सिचैन भी थे, उसके अंकल भी थे और साथ में बाकी बहुत सारे मिनिस्टर भी थे। यानली उनके बगल में ही बैठी हुई थी। वहीं विंग पास ही खड़ा हुआ था। विंग कभी कभार वांग जी को देख लेता था। उसके आंखों में कुछ अजीब सा था, वो उसे समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीचैन, वो कुछ नोटिस करे थे, वो अपने भाई को नोटिस करे थे। उसका भाई जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता था, हमेशा चुप रहता था, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता था, ज़्यादा किसी की तरफ देखता नहीं था। बट आज कोई अलग है, कुछ अलग है। वांग जी एक पर्सन को बहुत गौर से देख रहा है, चोरी चोरी से देख रहा है, बट सीचैन को समझ में आ रहा है कि वांग जी उस इंसान को बहुत ज़्यादा ही गौर से देख रहा है। वो और कोई नहीं, विंग ही है। वांग जी की नज़र विंग पे है, ये सीजन फील कर पा रहे थे। वो विंग को ऊपर से नीचे देखते हुए कह दे, ये कौन है? क्या ये कोई ओमेगा है? ये सोचकर सीजन विंग को देखे जा रहे थे। वही विंग जब फील करता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता। वहीं दूसरी तरफ यानली, वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसे फील होता है कि कोई उसे बहुत घूर घूर के देख रहा है। यानली इधर उधर देखती है,
वो फील करती है कि एक मिनिस्टर की नज़र उस पर ही थी। यानली जब उस तरफ देखती है तो वो मिनिस्टर अपना सर नीचे कर लेता है। यानली अपने मेट से पूछती है कि वो कौन है। उसकी मेट बताती है कि वो मिनिस्टर जिन जुशवान है। तभी अचानक ही वांग जी अपने डोमेनिक आवाज़ में कहता है, मुझे बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब खाना खाते टाइम बात करी वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनते ही यानली शांत हो गई थी। वो वांग जी से माफ़ी मांगती है। वांग जी कहता है, मुझे हमारे क्लैन में रूल बहुत पसंद है। कोई अगर रूल तोड़ता है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब आपसे हमारे क्लैन की रानी बनने वाली हो तो आपको यहाँ के रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये सुनकर यानली उनसे कहती है जी। फिर वांग जी और सारे लोग खाना खाने लगते हैं। यानली भी चुपचाप खाना खाने लगती है। वहीं विंग, वो भी बैठ जाता है क्योंकि उसे भी बैठने को कहा गया था। वो भी खाना खाने लगता है। तभी विंग के पास एक सर्वेंट आती है। वो उसे वाइन ऑफर करती है। विंग उसे एक ही बार में पी जाता है। विंग के होठों में स्माइल आती है क्योंकि उसे वाइन बहुत पसंद है। वो उस सर्वेंट से और भी ज़्यादा वाइन मांगता है, जिसे देखकर यानली मुस्कुरा पड़ती है। विंग भी अपनी चीज़ें को देखकर मुस्कुरा देता है। वहीं वांग जी खाना खाते टाइम विंग को ही देखे जा रहा था, और जब वो देखता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो उसके हाथ उसके चॉपस्टिक पे टाइट हो जाता है और वो विंग को ही घूरने लगता है। जब विंग को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है तो उसकी भी नज़र ऊपर उठती है, क्योंकि वांग जी उन लोगों से थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि उसका सीट स्पेशल था और बाकी लोग नॉर्मल सीट पे बैठे हुए थे। विंग जैसे ही वांग जी को ये देखता है, वांग जी भी विंग को देखने लग गया था। बट फिर हमारा विंग एक बनी सा स्माइल देता है। वांग जी के दिल में एक अजीब सी कसक आता है और फिर वो अपनी नज़रों को मोड़ लेता है। कुछ टाइम के बाद वो लोग खाना फिनिश करते। खाना फिनिश करने के बाद वांग जी यानली का इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली से करवाता है। लैन क्लैन के कुछ एल्डर से करवाता है। लैन क्लैन वाले यानली को देखकर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, हैप्पी थे, क्योंकि यानली बहुत ज़्यादा काम थी, बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थी। वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही थी, और ऐसी ही इंसान को तो लैन क्लैन की रानी होना चाहिए, और वो बनने वाली है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी विंग को चोरी चोरी देख भी रहा था। वहीं विंग यानली के पीछे चुपचाप चले भी जा रहा था। कुछ टाइम के बाद उनका ये सब खत्म हो जाता है और फिर वो लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। यानली भी अपने रूम की तरफ चली गई थी, वहीं विंग भी अपने रूम की तरफ चला गया था। कुछ टाइम बाद ही रात हो गई थी। बट हमारे विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके तो दिल दिमाग ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ वांग जी ही बसा हुआ था। वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बस उठकर बैठ जाता है। वो पहले तो कुछ टाइम बैठा रहता है, फिर अपने रूम में वो टहलता है वांग जी को सोचते हुए। अचानक ही उसके दिमाग में एक डेयरिंग सा आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपने प्रॉपर कपड़े पहनता है, अपने सूबिया को उठाता है और सीधा एम्प्रेस पैलेस की तरफ चला गया था, जहाँ वांग जी रहता है। विंग वांग जी को देखना चाहता था, इसीलिए वो छुपाते वांग जी के पैलेस की तरफ जाता है। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स थे, अभी भी खड़े हुए थे। बट विंग, हमारा विंग वॉरियर है, उसे बहुत अच्छे से पता है कैसे लोगों से बचकर निकला जाता है। बट अभी भी उसे बहुत ज़्यादा ही खतरों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये राज पैलेस है। राज पैलेस में बहुत ज़्यादा ही गार्ड्स रहते हैं और साथ में बहुत ऊंची ऊंची दीवार रहती है, सभी जगह के हिस्सों में बटा हुआ रहता है। यहाँ हमारे एम्परर का भी जो घर है उसे एक बड़े से दीवार ने घेर रखा है। विंग उस दीवार को चढ़ता है और फिर बचते हुए वो नीचे उतर भी जाता है। वो इतने शांति से उतरा था कि उसके कूदने की आवाज़ किसी ने सुनी भी नहीं है। विंग धीरे धीरे बचते हुए पेड़ों के सहारे एम्परर के रूम की तरफ जा रहा था। उसे पता नहीं है कि एम्परर कहाँ रहते हैं, बट विंग ढूंढते हुए अंदर जा रहा था। वो देखता है कि यहाँ एक खिड़की ओपन है। विंग सीधा ही उस खिड़की से छलांग मारकर घर के अंदर पहुंच गया था। उस घर के अंदर भी बहुत सारे कमरे थे। विंग को पता नहीं था कि एम्परर कहाँ है, इसीलिए विंग धीरे धीरे से अंदर चले जा रहा था। उसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसका मतलब है कि सारे गार्ड्स अब बाहर है।
अंदर कोई भी नहीं है। यही सोच में अब विंग बिना किसी डर से चले जा रहा था। अचानक ही उसे एक रूम से फेरोमोन आती है, जिसको स्मेल करते ही विंग की आंखें शाइन होने लग गई थी। वो अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहता है, मीट। ये बोलकर वो उस गेट को ओपन कर देता है। वो एक पल के लिए सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि एम्परर का घर बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा, तो हमेशा एम्परर अपने डोर को लॉक करते होंगे। बट यहाँ तो डोर आसानी से खुल गया। विंग धीरे धीरे अंदर जाता है। अंदर एक बहुत ही लग्जरियस सा बेड रखा हुआ था, बट उसमें एम्परर नहीं थे। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, बट मुझे तो फेरोमोन यहीं से महसूस हुआ। ये बोलकर वो अंदर और जाता ही है। अचानक ही कोई इंसान उसे घुमाकर उसके नेक में अपनी तलवार रख देता है और वो विंग को दीवार से पिन करता है। एक पल के लिए तो विंग डर ही गया था, बट वहाँ और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी विंग को गुस्से से देख रहा था। वो कहता है, तुम यहाँ आखिर क्यों आए हो? ये सुनकर विंग कहता है, मेट। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। तुम यहाँ ब्राइड प्राइस के रूप में आए हो। तुम मेरे सिर्फ स्लेव हो, मेरे मेट नहीं। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते हुए विंग कहता है, मेट। बट वांग जी उसे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा मेट नहीं हूँ। ये सुनने के बाद विंग वांग जी को हल्का से धक्का देता है। वांग जी विंग से दूर हो गया था। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है। उसके गालों को मतलब उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए कहता है, मेट। ये सुनने के बाद वांगजी गुस्से में विंग को दूर करता है। उसके नेक में अपनी तलवार को रखते हुए कहता है, बार बार ये वर्ड मेरे सामने मत दोहराओ। इससे ये नहीं हो जाएगा कि तुम मेरे मेड बन जाओगे, और अगर तुमने एक बार और इस वर्ड को बोला, मैं तुम्हारा जीभ कट कर दूंगा। ये सुनकर विंग को हल्का सा दर्द होता है अपने दिल पे, बट फिर भी वो अपने आप को संभालता है और वांगजी के करीब जाते हुए कहता है, इग्मा, मेट। आप आप मेरे मेट हो, आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? मेट तो जिंदगी भर के साथ रहते हैं ना, उन दोनों की शादी होती है, खुश रहते हैं, उनकी फैमिली बनती है। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को रोल करते हुए गुस्से में विंग के नेक को पकड़ते हुए कहता है, बट मैं तुम्हें अपना मेट नहीं मानता। तुम सिर्फ एक स्लेव हो, सिर्फ एक स्लेव, ब्राइट प्राइस में आए हुए इंसान, जो मेरा मेट कभी नहीं बन सकता। मैं यहाँ का गूसू का एम्परर हूँ। मैं कभी भी तुम जैसे स्लेव को अपना मेट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग के दिल में दर्द हुआ था। उसके का हाथ काँप उठे थे। वो वांग जी को देखते हुए कहते हैं, क्यों? आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मैं अपने मेट का इंतज़ार कब से कर रहा था। मैं इस सोच में था कि मेरा मेट कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, क्या वो बीटा होगा, ओमेगा होगा या अल्फा होगा। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मेट एक इग्मा होगा। बट बट मैं अब खुश हूँ आपको पाके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मेट गूसू का एम्परर होगा। ये बोलते हुए विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है, बट वांग जी एक कदम पीछे चला जाता है। विंग के दिल में दर्द हुआ था, उसका दिल ब्रोक हुआ था, बट फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, मैंने अपने मेट के साथ कितनी सारी यादें बनाने का सोचा था। आप मुझे इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ आप आप मुझे एक चांस तो दीजिए, हमारे रिश्ते को एक चांस तो दीजिए मेट, प्लीज़। ये बोलते हुए विंग वांग जी को देखता है। वांग जी ग्रॉल कर देता है। वांग जी की ग्रॉलिंग से वो पूरा मेंशन हिल उठा था। वांग जी की ग्रॉलिंग से बाहर जितने भी गार्ड्स थे वो डर के काँप गए थे, बट अंदर जाने की वो हिम्मत नहीं करते कि आखिर क्यों वांग जी ग्रॉल कर रहा है। वहीं वांग जी विंग को गुस्से में देखते हुए कहता है, बार बार मुझे मेट कहना बंद करो, नहीं तो मैं अभी के अभी तुम्हें उठाकर गूसू से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनते ही विंग वहीं पर ही जम गया। वो वांग जी को देखता है, अपनी आंखें बंद करता है, अपने होठों को टाइटली बाइट करता है ताकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके। यहाँ विंग एक अल्फा है, उसे अपने इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सिखाया गया है। विंग अपनी गहरी से सांस लेता है और कहता है, ठीक है, बट फिर भी आप मेरे मेट हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा, तब तक ट्राई करूँगा जब तक आप मुझे स्वीकार ना कर ले। बट अगर आपको फिर भी लगे कि आप मेरे मेट नहीं बनना चाहते,
तब आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो और मैं उसके बाद आपको कभी भी बॉदर नहीं करूँगा। ये बोलकर वो एक कदम पीछे चला जाता है। वहीं वांग जी विंग को बस चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। वो कंफ्यूज था, ये विंग ने क्या कहा। वहीं विंग तुरंत ही पीछे मुड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वो अपने मन में कहता है, इसने मुझे कहा कि वो ट्राई करेगा, क्या वो फायर से खेलना चाहता है। ये बोलकर वो अपने सांसों को नॉर्मल करता है क्योंकि वांग जी की सांसें भी हैवी हो गई थी। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, वांग जी इग्मा है। इग्मा कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतने पावरफुल रहते हैं कि वो अल्फा बीटा ओमेगा सभी लोगों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ओके, वो सभी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। वांग जी इतना पावरफुल है, इसीलिए हमारे गुसो वालों ने वांग जी को यहाँ का एम्परर बनाया है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। अभी सी चैन और वांग जी एक साथ बैठे हुए थे और वो कुछ बातों में डिस्कशन कर रहे थे। तभी सी चैन वांग जी को देखते हुए कहते, वांग जी, क्या तुम राजकुमार यानली को पसंद करते हो। ये सुनकर वांग जी एक बार मतलब एक पल के लिए शांत हो गया था, बट फिर वो अपने गागा को देखते हुए कहता है, वो इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है, ओमेगा है और साथ में वो काम भी है। वो मेरे साथ मिलकर इस गुस्सू को चला सकती है। इसीलिए तो गुस्सू वालों ने मेरी शादी याली के साथ तय की है और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये बोलकर वो चुपचाप अपने काम को कर रहा था। तभी सीचैन कहते, और विंग। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए रुक गया। वो सीचैन को देखता है। सीचैन अपने बात को करेक्ट करते हुए कहता है, मैं विवुश्यान के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका क्या, हम उसे कौन सा पोस्ट देंगे, क्योंकि अब वो यहाँ रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ काम तो उन्हें देना पड़ेगा ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, वो अच्छा फाइटर है, हम उसे बैटल फील्ड में ज्वाइन करवा सकते हैं या फिर कोई मिलिट्री का पोस्ट दे सकते हैं। ये सुनकर सीजन कहते हैं, मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है। मुझे लगता है कि हमें उसे मार्शल या फिर कमांडर के पोस्ट पे रख लेना चाहिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, ये तो उसके काम पे निर्भर करता है, जैसा वो काम करेगा हम वैसे ही उसे पोस्ट देंगे। ये बोलकर वो लोग बातें करने लगते हैं विभूषण के बारे में। कुछ टाइम बातें करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। बाहर वांग जी और सीजन चल ही रहे थे कि तभी एक मिनिस्टर आकर वांग जी से बातें करने लगता है। सीजन वांग जी को उस मिनिस्टर से बात करने देते हैं और फिर वो कुछ दूर आगे चले जाते हैं। आगे हमारे विभूषण खड़े हुए थे। विभूषण सीजन को ग्रीट करते। सीजन के होठों में एक लाइट सा स्माइल था। वो विभूषण को ग्रीट करते हैं और फिर वो लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस मिनिस्टर से बातें करता है। बातें करने के बाद वो कुछ कदम ही आगे चलता है कि वो देखता है कि सीचैन और विंग एक साथ इतने क्लोज खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग वहां से जाने के लिए साइड मुड़ता ही है कि सीचैन भी उसी तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे विंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। विंग दूसरी तरफ मुड़ता है जाने के लिए तो सीचैन दूसरी तरफ आ जाते हैं, जिससे वो दोनों ही ऑकवर्ड हो गए थे। तभी सीचैन विंग के कंधे पे हाथ रख देते, जिससे विंग शॉक हो गया था क्योंकि सीचैन एक प्रिंस है वहाँ के, और अगर कोई देखेगा तो गलत ही समझेगा, इसीलिए वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था। बट सीजन मुस्कुराते हुए विंग के साइड चले जाते हैं, जिससे विंग को थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट जैसे ही सीजन साइड होते हैं, विंग देखता है कि शायद तक वांग जी ने उन दोनों को इस तरीके से देख लिया इतने करीब। विंग तो एक जगह पे फ्रीज ही हो गया था। वहीं वांग जी विंग को गुस्से में घूरे जा रहा था। वो विंग की तरफ गुस्से से बढ़ता है। वहीं विंग अपनी नजरों को झुका लेता है। जैसे ही वांग जी उसके करीब आता है, विंग अपने सर को बो डाउन करता है। वांग जी कहता है, आखिर तुम मेरे बड़े गागा के साथ क्या कर रहे थे। ये सुनते ही विंग कहता है, मैं जानबूझकर उनके सामने नहीं आया, ये गलती थी, ये- बस राह में टकरा गए। ये सुनकर वांग जी गुस्से में विंग के शोल्डर को पकड़ता है और इतना टाइटली दबाता है कि विंग की हल्की सी आवाज आ गई थी। वांग जी कहते हैं, अच्छा होगा कि ये सिर्फ गलती हो, नहीं तो बहुत बुरा होता। मेरे भाई से तुम दूर रहो, सिर्फ मेरे भाई से नहीं, यहाँ हर ओमेगाओं से हर अल्फाओं से तुम दूर रहो। अगर तुमने अपनी औकात भूली, अपनी जगह भूली, तो मैं
उसे याद दिलाने में देरी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो विंग के शोल्डर को और भी तेज़ी से दबा रहा था, जिससे विंग अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। बट ये सुनते ही वो वांग जी को भी देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग के होठों में एक हल्की सी स्माइल आ गई थी, जिससे वांग जी समझ नहीं पाया। विंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से वांग जी को खींचते हुए एक पेड़ के पीछे ले आकर उसे पेड़ पे ही पिन कर देता है। वांग जी शॉक हो गया था। वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्यों मेट, आपको जेलसी हो रही है क्योंकि मैं आपके ओमेगा भाई के करीब आया? हाँ, यहाँ पर सीजन एक ओमेगा है और वांग जी एक ईग्मा है। विंग कहता है, क्यों आपको जेलसी हो रही थी? क्यों आपको जेलसी हो रही थी? आप जेलस मत होइए क्योंकि मैं उन्हें उस रूप से नहीं देखता। वो आपके बड़े काका हैं, आपके भाई हैं, तो मैं उन्हें भी भाई के रूप में ही देखता हूँ क्योंकि वो मेरे मेड के भाई हैं। ये बोलते हुए वी वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी ये सुनते ही अचानक ही उसके कान लाल हो जाते हैं। वो विंग को घूरने लग गया था। वांग जी को समझ नहीं आया कि वो एक ईग्मा है और एक अल्फा ने उसे इस कंडीशन में पकड़ रखा है। वांग जी विंग को देख ही रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, आप गलत मत समझिए, वैसे भी मेरा सिर्फ एक ही गोल है, आपको पाना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मैं अपनी मेड का होना चाहता हूँ, ना कि किसी और का। और आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है, मुझ पे यकीन नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपके अलावा दूसरे को नहीं देखूंगा। ये बोलकर विंग वांग जी को बस घूरे जा रहा था। वहीं वांग जी ये सब सुनकर विंग को कुछ बोलता या विंग को चिल्लाता। विंग अचानक ही वांग जी को छोड़कर वहां से जाने लगता है, एक हवा की तरह। विंग वांग जी को देखते हुए हंसता है और वो वहां से भागने लग गया था। वांग जी गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करता है, अपने सांसों को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि जब भी विंग उसके पास आता है तब तक वांग जी की हालत इसी तरीके से हो जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं विंग सबके सामने एक सिंसियर बच्चे के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि वो यहाँ का एक ब्राइड प्राइस के रूप में आया है। उसे यहाँ के सारे लैंड फैमिली मेंबर्स का रिस्पेक्ट करना होगा, उसकी ये जिम्मेदारी है। इसीलिए वो बहुत पोलाइटली सारे लैंड फैमिली मेंबर्स और सारे रॉयल फैमिली मेंबर्स का अच्छे से मतलब ग्रीट वीट करता है, उनको बहुत सिंसियरली सब काम करता है, जो भी उन्हें बोला जाता है विंग हर चीज़ करता है। अब हम टाइम पास करके देखते हैं यानी कि टाइम स्किप करके देखते हैं। अभी विंग मिलिट्री कैंप में था, जहाँ शुयांग भी था। शुयांग विंग को सारी चीज़ें दिखा रहा था, क्योंकि विंग यहाँ पहली बार आया है तो उसे सभी चीज़ बताया जा रहा था। विंग भी बहुत इम्प्रेस होकर यहाँ की सारी चीज़ देख रहा था, क्योंकि यहाँ हर चीज़ थी जो हर एक मिलिट्री ऑफिसर को, हर एक लोग को मतलब सैनिकों को चाहिए होता है, वो सब था। यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को भी देखता है जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, शायद तक ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पर शुयांग विंग से कहते हैं, आइए हमारे साथ भी एक एक हाथ कर लीजिए। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ये सब करना बहुत पसंद है। फिर वो शुयांग के साथ लड़ाई करने लगता है। विंग का स्किल देखकर सारे लोग इम्प्रेस हो गए थे, यहाँ तक कि शुयांग भी इम्प्रेस हो गया था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर आते हैं, कुछ बड़े बड़े जो पोस्ट पे थे वो आते हैं, और फिर वो विंग की कला देखकर उसे मिलिट्री का एक अच्छा खासा पोस्ट दे देते हैं, जिससे विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। और फिर वहाँ से बर्खास्त होने के बाद वो सीधा यानली से मिलने आता है। यानली को वो सब कुछ बताता है कि उसे आज क्या क्या किया, उसने आज क्या क्या किया, और साथ ही उसे आज मिलिट्री का कौन सा पोस्ट मिला है। यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो अपने भाई को ब्लेसिंग देती है। अब ऐसे ही पूरे एक सप्ताह विंग को यहाँ आए हुए हो चुके थे। आज विंग फिर से वांग जी के उस रूम की तरफ जाता है जहाँ पर वांग जी सोता है। विंग छुपके छुपाते वांग जी के कक्ष में आता है। वो देखता है कि एक शख्स बेड पे लेटा हुआ है। विंग के होठों में एक नोटी सा स्माइल आ जाता है और वो धीरे धीरे करके बेड के करीब जाता है। वो कंबल को हल्का सा उठाता ही है कि वो शॉक हो गया, क्योंकि वहां पर वांग जी नहीं, एक तकिया लेटा हुआ था। विंग कुछ करता, कुछ रिएक्ट करता या पीछे मुड़ता, अचानक ही वांग जी पीछे से आकर उसे बेड पर ही पिन कर देता है। विंग का सर सीधा बेड पर लगता है, यानी कि गद्दे पर। वांग जी विंग को पीछे से टाइटली पकड़ लेता है, यानी कि उसके ऊपर ही पूरा लेट गया था।
विंग वांग जी को कुछ कहता या फिर टर्न हो पाता, वांग जी ने उसके जॉ को बहुत टाइटली पकड़ लिया था और अपनी पूरी बॉडी का वेट उसने विंग पे ही डाल दिया था। वांग जी विंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी था और साथ में हाइट में भी थोड़ा सा लंबा था, जिससे विंग वांग जी के वेट से उठ नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, बस मैं अपने मेट से मिलने आया था। 1 सप्ताह हो गया है, हम एक दूसरे से मिले नहीं। सोचा मैं आपसे मिल लूँ। वैसे भी मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। ये बोलकर विंग पीछे टर्न हो जाता है। वांग जी हल्का सा उठ जाता है। वांग जी कहता है, गेट आउट। ये बोलकर वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, बट विंग बिल्कुल ही नहीं उठता, जबकि वो वांग जी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और साथ ही वो अपने एक पैर को वांग जी के वेस्ट में भी रैप कर लेता है, जिससे वांग जी उठ नहीं पाता। विंग कहता है, क्यों? मैं तो बस अपने मेट से मिलने आया हूँ। बट वांग जी गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, निकलो मेरे रूम से। बट विंग कहते हैं, नहीं। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, तुम्हें चाहिए क्या? आखिर तुम मेरे पेशेंस का इम्तहा क्यों ले रहे हो? ये सुनकर विंग वांग जी के गालों को टच करते हुए कहता है, मैं तो बस अपने मेट को चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने मेट के साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरे मेट हो और तुम पे मेरा पूरा हक है। तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी सोल पे, तुम्हारे हर एक चीज़ में मेरा हक है और मैं अपना हक लेने आया हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मुझे करने दो। ये बोलकर विंग वांग जी के आंखों में देखता है। वहीं वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वो अपने हाथों को क्लिंच करता है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई इंसान उसके पेशेंस का इतना ज़्यादा इम्तहान ले रहा है। क्योंकि जब भी कोई उसे सड्यूस करने आता, वांग जी उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से पनिश करवाता था और साथ ही वो इस पहले से उसे धक्के मार कर निकलवा देता था। बट विंग अलग है। विंग के रहते वांग जी कुछ भी नहीं कर पाता। ये पहला इंसान है जो उससे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है और वांग जी कुछ कर भी नहीं पा रहा। वो बस विंग को घूरे जा रहा था। वो गुस्से में गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम यहाँ के एम्परर बनने के लायक नहीं हो। चलो ठीक है, तुम मुझे इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें क्वीन तो नहीं बट मेरी कॉन्क्यूबाइन ज़रूर बना लूँगा। फिर तुम सेटिस्फाइड रहोगे ना? ये बोलकर वो विंग को ऊपर से नीचे देखता है। विंग ये सुनते ही अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है और फिर वो अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, तो मुझे रिजेक्ट ही कर दो। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है कि ये लड़का, वो गुस्से में कहता है, तुम? बट फिर से विंग अपनी बातों को कंप्लीट करते हुए कहता है, मुझे रिजेक्ट करो या फिर मुझे एक्सेप्ट करो, बट मैं तुम्हें किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता। तुम अगर मेरे बनोगे तो सिर्फ मेरे बन के रहोगे। अगर तुम मेरे अलावा भी किसी और को अपना पार्टनर बनाना चाहते हो तो तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो फिर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, ना कि दूसरे के साथ, और ना ही मैं तुम्हें किसी और के साथ मैरिटल अफेयर में जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे बन के रहोगे। ये बोलते हुए विंग वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। तभी विंग फिर से कहता है, और वैसे भी तुम मुझे रिजेक्ट करोगे ना, तो ये मेरे लिए कोई बुरा ऑप्शन भी नहीं है। तुम अगर मुझे रिजेक्ट करने का सोच रहे हो तो बेशक कर सकते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा भी कई सारी ऐसी ओमेगाएं हैं जो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। तुम अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मुझे अपना पार्टनर, अपना इकलौता पार्टनर नहीं बनाना चाहते, तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, क्योंकि मुझे तो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान चाहिए और उसके लाइफ में भी सिर्फ एक ही इंसान जो मैं होना चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, उसके साथ हैप्पी लाइफ बिताऊँगा, और मैं इतना तो कैपेबल हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली बना सकता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से से देखता है। वहीं वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो विंग के दोनों शोल्डर को टाइटली बेड पे दबा देता है और गुस्से में विंग को घूरने लग गया था। उसके अल्फा इग्मा फेरेमोन उस पूरे रूम में फैलने लग गए थे। वांग जी गुस्से में कहता है, शादी के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम ब्राइड प्राइस में आए हुए हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस गुजू किंगडम की है, तो तुम शादी कर ही नहीं सकते। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है और कहता है, ठीक है, मैं शादी नहीं कर सकता, बट फिर आज मुझे तुम डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो,
क्योंकि रिजेक्शन के बाद मैं फाइनली मूव ऑन तो कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को मैं आगे तो बढ़ा सकता हूँ। ऐसे मुझे पता है कि मुझे दर्द होने वाला है, कम से कम तुम जब मुझे रिजेक्ट करोगे एक बात की तो खुशी रहेगी कि तुमने खुद मुझे रिजेक्ट किया है। तो मैं भी उस बात को सोचकर तुम्हारे पास आने से अपने आप को रोक लूँगा। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। ये सब सोचते हुए, ये सब बोलते हुए विंग के आंखों में आंसू भर चुके थे। वो थोड़ा इमोशनल हो गया था और थोड़ा वीक हो गया था वांग जी के फेरोमोन से। बट वांग जी विंग के बातों को आंसर नहीं कर पाता। वो विंग को तुरंत ही खींच कर उठाता है और वो धक्के मारकर विंग को गेट की तरफ फेंकता है, जिससे विंग सीधा ही दीवार पर लगा था। विंग का सर उसका कंधा और उसके कमर में हल्की सी चोट आई थी। वो उसे वांग जी के ऐसे रिएक्शन पे विश्वास नहीं था। बट फिर वो इस चीज़ को सहन भी नहीं कर पाया, इसीलिए वो चुपचाप वांग जी को बिना देखे उस रूम से बाहर आ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से विंग के अल्फा फेरोमोन पूरे मेंशन में या कहूँ तो पूरे पैलेस में फैल जाते हैं, जिस वजह से सभी लोगों को पता चल गया था कि विंग दुखी है, मतलब कि एक अल्फा सैड है। वहीं वांग जी बेड के किनारे में बैठ जाता है। वो भी विंग के सैड फेरोमोन को महसूस कर पा रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने दांतों को भींच रहा था। वांग जी विंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका ईगो बीच में आ रहा है। वो नहीं चाहता कि एक ब्राइट प्राइस में आया हुआ अल्फा उसका मेड बन जाए, और एक अल्फा उसका मेड कैसे हो सकता है। वांग जी इसी बात को डिनाई कर रहा था और इसी चीज़ से वो विंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बट विंग को वो रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं एक दिन बाद का सीन। विंग अपने कॉटेज में बैठकर किताबों को पढ़ रहा था, क्योंकि उसका दिल दिमाग कहीं भी नहीं लग रहा था। वो वांग जी को ही सोचे जा रहा था और वो वांग जी को नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए वो अपना दिमाग बुक पे लगा रहा था कि तभी विंग के डोर पे नॉक हुआ। वहाँ पर एक मेड खड़ी हुई थी। मेड विंग को कहती है कि प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता है प्रिंस यानी कि एम्परर का बड़ा भाई। ये सुनकर वो मेड अपना सर हिलाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्यों, मैं आ नहीं सकता। ये सुनकर विंग खड़ा होता है और सीजन को बो करता है। सीजन के पीछे एक दो सर्वेंट्स थे, उनके हाथों में बॉक्स था। विंग उन लोगों को देख रहा था। तभी सीजन विंग के पास आकर बैठ जाते हैं। मेड उन दोनों के लिए टी प्रिपेयर करता है, उन दोनों को टी देते हैं। सीजन टी को पीते हुए विंग को देखते हैं। विंग उन्हें देखते हुए कहता है, आप यहाँ। ये सुनकर सीजन कहते हैं, क्यों, मैं आ नहीं सकता, और वैसे भी आप यानली के छोटे भाई हो और जैंग चैंग के भी। ये बोलकर वो थोड़ा सा ब्लश करता है। विंग सीजन को देखता है। सीजन कहता है, असल में मैं आपसे एक हेल्प मांगने आया हूँ। ये बोलकर वो बॉक्स खोलता है जिसमें बहुत सारे हेयर पिन थे। उस हेयर पिन को देखकर विंग सीजन को देखता है। सीजन कहता है, असल में ये हेयर पिन्स ब्राइट प्राइस के रूप में जंग लैंड से आया है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, जी। ये सुनकर सीजन कहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से एक मेरे लिए चूज करें। ये सुनकर विंग कंफ्यूज, वो क्यों चूज करे। तभी सीजन एक मेड को इशारा करता है अपने पास बुलाने के लिए। वो मेड सीजन के पास आती है। सीजन उसके कानों में कुछ कहते हैं। वो मेड अपना सर हिलाती और फिर वो वहाँ से बाहर निकल गई थी। उसके बाद कुछ मेड बातें करने लग गए थे कि राजकुमार सीजन विंग के रूम में आए हैं, यानी कि एक अल्फा के रूम में आए हैं, और धीरे धीरे करके ये बातें फैलने लग गई थी। वहीं विंग सीजन को कंफ्यूज लुक से देख रहा था। सीजन मुस्कुराकर कहता है, असल में ये सारे जेट मेरे लिए जेंग चैंग ने भेजे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से एक मेरे लिए चूज करें। ये सुनकर विंग कहता है, आप इनमें से कोई भी ले लीजिए। ये सुनकर सीजन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप एक अल्फा हो, आपको पता होगा कि एक ओमेगा में कौन सा अच्छा दिखता है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये चूज़ करें, क्योंकि आप जैंग चैंग को बड़े अच्छे से जानते हो। आपको पता होगा कि जैंग चैंग को कैसे ओमेगाओं के हेयर पिन्स पसंद है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था कि हर बार सीजन जैंग जैंग का नाम क्यों ले रहा है। क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर वो मुस्कुराते हुए, मतलब कि विंग मुस्कुराते हुए उनमें से एक जेट का हेयर पिन निकालता है जो पर्पल कलर का था और उसमें लोटस का सिंबल बना हुआ था।
वो सीजन को देते हुए कहते हैं ये आपके ऊपर बहुत सुंदर दिखेगा, और वैसे भी अगर जैंग जैंग अपने मेट के लिए कोई डिसाइड करता तो वो इसी को देखता, क्योंकि इसमें प्रॉपरली वो इंसान जो इस जेड पेंडेंट को, जेड पिन को पहनता, वो जंग क्लैन का सदस्य के रूप में देखा जाता। ये सुनकर सीजन मुस्कुराता है और वो उस हेयर पिन को देखता है। वहीं दूसरी तरफ वो मेड जिसे जैंग जैंग ने कुछ कहा था, वो सीधा ही वांग जी के कॉटेज में पहुंचती है। वो गार्ड से अनुमति लेती है, फिर वो अंदर चली जाती है। वांग जी अपना काम कर रहा था। वो कहता है क्या काम है? ये सुनकर वो मेड कहती है कि राजकुमार सीचन आपसे मिलना चाहते हैं वी कॉटेज में। ये सुनकर वांगजी शॉक। वो सीधा ही उस मेड को देखता है। उसके गगा विंग के रूम पे क्या कर रहे हैं, यही सोच में वो उस मेड को देखता है। वो मेड वहां से ये कहकर चले गई थी। वहीं वांगजी गुस्से में खड़ा होता है, ये सोचते हुए कि विंग ने कहा था कि कोई भी ओमेगा उस पे मर मिटेगा शादी करने को लिए। और क्या विंग उसके गगा को फंसा रहे हैं? विंग तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे गगा को अपने जाल में फंसा रहे हो। ये बोलकर वांगजी गुस्से में अपने हाथों को क्लींच करता है। वो गुस्सा था, जेलस था, किस बात के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फिर गुस्से में विंग के कॉटेज के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीचैन विंग को देखते हुए कहते हैं ये बहुत प्यारा है। अगर चैंग चैंग यहाँ होता अगर चैंग चैंग यहाँ होता, मैं उसके ही हाथों से ही ये हेयर पिन अपने पोनी में डलवाती। बट चैंग चैंग यहाँ नहीं है, तो क्या तुम इसे मेरे पोनी में डाल सकते हो विंग? ये सुनकर विंग जो अभी चाय पी रहा था वो कफ कर देता है शॉक में। वो सीजैन को देखता है। सीजैन कहते हैं प्लीज। विंग हेसिटेट होते हुए कहता है मैं, ये बोलकर वो शॉक था। वहीं सीजैन मुस्कुराना चाहते थे, हंसना चाहते थे विंग के रिएक्शन से, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहते हैं हाँ ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रिंस उसे ऑर्डर दे रहा है। विंग थोड़ा सा हेजिटेट भी फील कर रहा था। सीजन उसे हेयर पिन देता है। विंग हेजिटेट फील करते हुए उस हेयर पिन को ले लेता है। वो सीजन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वो लगाने के लिए हाथ आगे तो बढ़ाता है, बट उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि एक राजकुमार के बालों में पिन लगाना ये कोई नॉर्मल नहीं है। क्योंकि एक ओमेगा के बालों में एक अल्फा जब पिन लगाता है तो उसे एक इंटीमेसी के रूप में भी देखा जाता है, प्यार का सिंबल माना जाता है। और यहाँ विंग अगर सीजन के बालों में लगाएगा तो कोई भी उस बात को बहुत ज़्यादा हाई फाई बना सकता है। इसीलिए विंग डर रहा था, बट विंग हिम्मत करके उसके बालों में पिन को लगाने ही वाला था कि अचानक ही विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे एक एग्रेसिव फेरोमोन महसूस होता है और इस फेरोमोन को विंग अच्छे से जानता है। वहीं सिचैन जब वो भी इस फेरोमोन को महसूस करते हैं तो उनके होठों में एक लाइट सा स्माइल आ जाता है। वहीं विंग गेट की तरफ देखता है, उसके हाथ हवा में रुके हुए थे। वांग जी गुस्से में विंग को देखे जा रहा था। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि अभी कोई अगर उसके सामने होता उसे जान से मार डालता। ऐसे वाले लुक के साथ वांग जी विंग को देख रहा था। वहीं विंग हल्का सा काँप उठता है। तभी सीचन कहते विंग रुक क्यों गए, आओ करो ना। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग सीचैन को देखता है और फिर वांगजी को। वांगजी उसके तरफ बढ़ रहा था। विंग धीरे से अपना सर नोट करता है, क्योंकि वहां पर किंग खड़े थे। किंग किंग को तो ग्रीट करना ही पड़ेगा ना। विंग ग्रीट करता है। तभी वांगजी सीचैन को देखते हुए कहता है गगा आप इसके रूम पे क्या कर रहे हो और ये चल क्या रहा है? ये बोलते हुए वो विंग को घूरे जा रहा था। बात वो सीजैन से कर रहा था, बट घूर वो विंग को रहा था। विंग नर्वसनेस में अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा था। वांगजी फिर विंग को देखे जा रहा था। वो कहता है गगा यहाँ क्या चल रहा है? ये बोलते हुए वो विंग को घूरता है। सिचन कहते वो मैं विंग को मेरे बालों में हेयर पिन लगाने को कह रहा था। विंग लगाओ ना जल्दी। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वांग जी को तो इतनी जलन हुई कि वो सीधा ही विंग के पास आता है। उसके हाथों से वो हेयर पिन छीन कर कहता है गगा आप एक ओमेगा हो,
कैसे एक अल्फा को आप इतने करीब आने दे सकते हो आपके। ये सुनकर सीचन कहते हैं वांग जी, बट वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो तुरंत ही सीचन के बालों में वो हेयर पिन डाल देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वहीं विंग चुपचाप खड़ा हुआ था। वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। तभी सीचन वांग जी को देखते हुए कहते वांग जी, असल में मुझे तुमसे कुछ काम था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं यानली से बात करने गई थी बट वो बिजी है, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर वांग जी अपने गग को देखते हुए कहता है जी काका बोलिए। तभी सी चैन विंग को देखते हुए कहते विंग तुम खड़े क्यों हो, बैठो। ये बोलकर वो अपने बगल में ही इशारा करता है जिससे वांग जी विंग को घूरता है और विंग को भी ये फील होता है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस वाला स्माइल देता है और फिर वांग जी के बगल में ही जाकर बैठ जाता है जिसे सीचन मुस्कुराते हैं। तभी सीचन वांग जी को देखते हुए कहते हैं वांग जी, असल में मैं तुमसे कहना चाहता था, मैं एक अल्फा को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वो जांग क्लैन का है। ये बोलते हुए सीचन विंग को देखता है जिससे विंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था बट फिर उसे एहसास हुआ कि शायद तक सीचन जैंग चैंग के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो धीरे से मुस्कुराता है और ये चीज वांग जी देखता है। उसके गुस्से का तो पारा ही चढ़े जा रहा था। वो अपने हाथों को क्लींच करता है, अपने फेरोमोन को रिलीज करने लग गया था और साथ में वो गुस्से में सीचैन को कहता है गगा नहीं। ये बोलकर वो सीचैन को देखता है। सीचैन थोड़े से इफेक्ट हुए थे वांग जी के इग्मा फेरोमोन से बट वो कंट्रोल भी करते हैं। वो वांग जी को टीज करते हुए कहते हैं वांग जी, तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी ज़िंदगी बसाऊं? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने अल्फ़ा के साथ अपनी लाइफ बिताऊं? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार हमारे गुस्सू में देखा था तभी मैं उसे पसंद करने लग गया। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वॉर में तो उसकी ताकत मेरा दिल जीत गई। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है जिससे वांग जी का पारा चढ़ रहा था। सीचन बार बार विंग को क्यों देख रहे हैं? वहीं विंग भी शॉक, सीचन उसे बार बार क्यों देख रहे हैं? वांग जी को गलत फहमी हो जाएगा। विंग वांग जी को देखकर अपना सर शेक कर रहा था कि नहीं, सीचन उसके बारे में नहीं बोल रहे। बट सीचन तो वांग जी को चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रहे थे। वैसे वो बोल जैंग जैंग के ले रहे थे बट देख वो विंग को रहे थे ताकि वांग जी को जेलसी फील हो। सीचन कहते वांग जी प्लीज, तुम मेरे भाई हो, मेरे लिए इतना तो करो। तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी जिंदगी भर कुंवारा रहूं, सिंगल रहूं? मैं अपनी लाइफ में क्या खुश नहीं रह सकता? मैं अपने अल्फा अपने मेट के साथ रहना चाहता हूँ। मेट, ये वर्ड सुनते ही वांग जी शॉक हो गया था। वो कंफ्यूज हो गया था क्योंकि विंग उसका मेट है तो सिचैन किस मेट के बारे में बात कर रहे हैं? और जांग फैमिली में तो सिर्फ 3 बच्चे हैं, एक विंग है जो उसका मेट है और यानली, यानली क्या सिचैन की मेट हो सकती है? नहीं, क्योंकि यानली तो ओमेगा फीमेल है। क्या जैंग चैंग? यही सोच में वो सिचैन को देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, यहाँ वांग जी और यानली की शादी नहीं हुई है, होने वाली है 1 महीने बाद। ओके, अभी हमारी यानली बस यहाँ आई हुई है। अब हम फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं। सीचैन वांग जी को छेड़ रहा था और ये बात धीरे धीरे करके विंग को भी समझ आ गई। वो सीचैन को देखता है। वो दोनों ही वांग जी के इन कंफ्यूज फेस को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो हंसना चाहते थे बहुत बुरी तरीके से बट वो वांग जी के सामने अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी वांग जी सीचैन को देखते हुए कहते गगा आप किसकी बातें कर रहे हो? क्या जैंग जैंग? ये सुनकर सीचैन कहते ऑफ कोर्स हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं और किसकी बात करूंगा? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और फिर वो विंग को देखता है। विंग तो हल्का सा मुस्कुरा ही पड़ा था। अभी सिचन फिर से वांग जी को टीज करते हुए कहते हैं तुम किसके बारे में सोच रहे थे? ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को रोल करते हुए कहते हैं किसी के बारे में नहीं, बट आप जैंग चैंग से कैसे शादी कर सकते हो? जैंग चैंग एक छोटे से राज्य का राजा है, हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सीचैन कहता है बट वांग जी, प्यार प्यार होता है और मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ वही चाहिए, वो मेरा मेट है। अगर मैं अपने मेट से शादी नहीं करूँगा तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी एक पल के लिए विंग को देखता है और फिर वो सीचैन को देखता है। सीचैन वांग जी को देख रहे थे। वांग जी कुछ टाइम सोचते हैं और फिर वो अपना सर नोट करते हुए कहते हैं ठीक है, मैं कल ही
जॉन्गलैंड में शादी का स्क्रॉल भेज दूंगा। ये सुनकर सिचन मुस्कुरा पड़े थे। वहीं विंग भी मुस्कुराता है और धीरे से अपने पैरों को वांगजी के पैरों से रब करता है, जिससे वांगजी स्टिफ हो गया था। वो विंग को देखता है। विंग हल्का सा उसकी तरफ झुकता है और उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, मीट। ये बोलकर वो हल्का सा वांगजी के कानों में फूंक मार देता है, जिससे वांगजी की पूरी बॉडी शिवर उठी थी। वहीं सीचन ये देखकर मुस्कुराते हैं। वांगजी अपनी नजरें फेर लेता है। विंग नीचे से वांगजी के हाथों में हाथ डाल देता है, जिससे वांगजी कुछ कर भी नहीं पाता। तभी सीचन वांगजी को देखकर कहता है, इसका मतलब है कि शादी पक्की है ना? मतलब चैंग चैंग मेरा। ये बोलकर वो शर्माते हैं, जिसे देखकर वांगजी कहता है, जी। ये सुनकर सीचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर वांगजी अपना सर हिलाता है और सीचन वहाँ से चले जाते हैं। फिर विंग जितने भी मेड वहाँ पर खड़े हुए थे उन्हें भी जाने को कहता है। वो सारे भी वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी वहाँ से उठने की कोशिश करता है, बट विंग ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो विंग मतलब वांगजी की तरफ आगे झुकते हुए कहता है, वैसे तुम जेलस फील करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। ये सुनकर वांगजी अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, मैं कब जेलस फील किया? मैं कभी नहीं करता। ये सुनकर विंग उसके और भी ज़्यादा करीब आते हुए कहता है, झूठ मत बोलो। लैंड ग्लैंड में झूठ बोलना मना है। और वैसे भी ये तो तुम्हारे फेरोमोन चीख चीख के बता रहे हैं कि तुम जेलस फील कर रहे हो कि नहीं। ये बोलकर वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी अपनी आंखें रोल करता है और फिर वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है, बट विंग ने उसके हाथों को पकड़ रखा था, इसीलिए वो जा नहीं पाता। वांगजी विंग को देखता है। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, लैंसन, क्या हम एक साथ लंच नहीं कर सकते? ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है और घूरते हुए कहता है, मैं यहाँ का किंग हूँ। तुम मुझे मेरे बर्थ नाम से पुकार कैसे सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हारी हर एक चीज में मेरा हक है। ये बोलकर वो खड़ा होकर वांगजी को गले लगा लेता है, जिससे वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि उसे एक शांति का अनुभव हुआ था। वहीं विंग ये देखकर मुस्कुराता है और वांगजी के बैग को धीरे धीरे से रब करते हुए वांगजी के बट को वो पकड़ लेता है। वांगजी शॉक। विंग उस बट पे हल्का सा स्लैप मार देता है। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, काश तुम ओमेगा होते, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कब से ये सपना देखा था कि मैं अपने ओमेगा के साथ क्या क्या करूँगा, बट कोई ना, तुम्हारे साथ वो करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बोलकर वो वांगजी के हिप पे या कहूँ तो उसके बम पे फिर से मार देता है एक चाटा, जिससे वांगजी उसे सीधा ही पास के ही टेबल पे पिन कर देता है, जिससे विंग का बैग वांगजी की तरफ विजिबल था। वांगजी विंग के बम पे जोरदार से मारते हुए एग्रेसिव और अपने डोमेनिक इग्मा वाली आवाज़ के साथ कह रहा है, भूलो मत कि मैं यहाँ इग्मा हूँ। मैं टॉप हूँ और तुम बॉटम। ये बोलकर वांगजी अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के बट से रब करने लगता है, जिससे विंग हल्का सा मौन कर देता है और वांगजी इससे और भी ज़्यादा एग्रेसिव वो विंग के बट पे अपने आप को रब किए जा रहा था, जिससे विंग बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लग गया और साथ में उसे अजीब सा ही सेंसेशन अपनी बॉडी में फील हो रहा था। वो अपने मेट की ऐसे एग्रेशन को इंजॉय कर रहा था और साथ में वो हार्ट भी फील कर रहा था। विंग वांगजी को देखते हुए प्लीड करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बट वांगजी बिल्कुल नहीं मानता। वो उसी कंडीशन में विंग को उसी टेबल पे पिन किए हुए था और अपने आप को विंग से रब किए जा रहा था। विंग गहरी से सांस लेता है और फिर वो वांगजी को दूर हटाते हुए खड़ा हो जाता है। एक बार वो वांगजी को देखता है और तुरंत ही वो वहाँ से भाग जाता है। विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। वहीं वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो धीरे से इस्मक देता है, क्योंकि उसका मेट शर्मा कर जो भागा था, विंग उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके साथ ये सब कर रहा था। और आखिरकार वांगजी ने जब किया तो विंग शर्मा गया। वांगजी यही सोच में मुस्कुराए जा रहा था। अब हम दूसरे तरफ का सीन देखते हैं। यानली, उसने भी अपने मेट को ढूंढ लिया था। उसका मेट और कोई नहीं, जिन जुशवान ही था, जो यहाँ का मिनिस्टर है। वो यानली को बताना चाहता था कि वो उससे कितना ज़्यादा पसंद करता है, बट वो बता नहीं पाया, क्योंकि यानली हमारे लान वांगजी यहाँ के एम्परर की होने वाली एम्प्रेस है। वो कैसे बता सकता है? उसे पता है अगर किसी को पता चला
तो उन्हें कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। यानली भी जिन जुशवान को पसंद करने लग गई थी, बट वो भी बता नहीं पा रही थी। बट धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वो दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठे थे। और धीरे धीरे वो लोग जब बात करते थे तो उन दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट आने लग गया, एक दूसरे की कंपनी उन लोगों को पसंद आने लग गई। बट जब कोई दूसरा उन्हें देख लेता था, वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे वो लोग किसी काम के बारे में बात कर रहे हो। एक दिन यानली ने फाइनली डिसाइड किया कि वो वांगजी से बात करेगी, इसीलिए उसने वांगजी को अपने रूम पे इनवाइट किया। जब वांगजी वहाँ आया, तब हमारी यानली के मेट्स ने उसे बताया कि एम्परर आ रहे हैं। यानली ने बहुत ज़्यादा सिंपल सा मेकअप किया हुआ था, ज़्यादा अच्छे मतलब नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, ऐसे जैसे कि वो बताना चाहती हो कि वो एम्परर से मिलने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो नॉर्मल से तैयार होकर वांगजी के इंतज़ार में खड़ी हुई थी। वांगजी यानली के कॉटेज में आता है। यानली उसे ग्रीट करती है, वांगजी भी नोट करता है। फिर वो यानली के करीब बढ़ने लग गया था। वांगजी बस यानली से नॉर्मली कन्वर्सेशन करना चाहता था, इसीलिए वो उसके तरफ आगे बढ़ रहा था। बट यानली तो हल्का सा डर में पीछे चली जाती है और फिर वो अपना सर साइड करती है। तभी वहाँ वीवुशियान की एंट्री होती है। विंग अपनी शीजे को देखते हुए कहता है, शीजे मैं आप लोगों के लिए टी लेके आ गया। ये सुनकर वांगजी की नज़र विंग पे जाती है। विंग यहाँ क्या कर रहा है? इसी सोच में वो विंग को देखता है। विंग उन लोगों के पास आता है और मुस्कुराते हुए वो लान वांगजी को ग्रीट करता है, क्योंकि लान वांगजी यहाँ के किंग है। वांगजी विंग को बस देखे जा रहा था। तभी यानली कहती है, प्लीज़ बैठिए ना। ये बोलकर वो बैठने का इशारा करती है। वांगजी भी चुपचाप बैठ जाता है, यानली भी बैठ जाती है। विंग उन दोनों को ही टी ऑफर करता है, यानी कि टी सर्व करता है। वांगजी उस टी को देखता है, फिर विंग को देखता है, फिर यानली को। फिर यानली बहुत ही मुश्किलों से अपने आप का हिम्मत जुटाती है और फिर वांगजी को वो डायरेक्टली कह देती है, एम्परर मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपना मेट ढूंढ लिया है। ये सुनकर वांगजी यानली को देखता, फिर वो विंग को देखता। वो यानली को देखते हुए कहता है, बट हमारी शादी ऑलरेडी फिक्स हो रखी है। ये सुनकर यानली शांति से कहती है, हाँ मुझे पता है कि हमारी शादी ऑलरेडी फिक्स हो रखी है, बट शादी फिक्स होने से पहले मुझे मेरा मेट नहीं मिला था। बट अब मुझे मेरा मेट मिल गया और मैंने अपने मेट को अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं उसे प्यार करती हूँ और अगर हमारी शादी हो भी गई, तब भी मैं आपको मेरे करीब आने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अल्फ़ा आएगा और मैंने उन्हें चुन चुन लिया है। ये सुनकर वांगजी यानली को घूरने लग गया था। यानली वांगजी को कहती है, प्लीज़ ये शादी से इनकार कर दीजिए। और वैसे भी मैंने सुना है कि लेंस कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। ये सुनकर वांगजी गुस्से में कहता है, कौन है वो? ये सुनते ही यानली डर गई थी, क्योंकि वांगजी गुस्सा कर रहा था। यानली डर के मारे बता ही नहीं पाती, क्योंकि उसे लगा कि लान वांगजी उसके मेट को मार देगा। तभी विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, एम्परर हंगवंजुन प्लीज शांति से बात कीजिए, मेरी शीजे डर रही है। वहीं यानली उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांगजी के सामने पूरा नील डाउन हो जाती है। वो अपने सर को जमीन पे टच करती है और वो वांगजी से कहती, प्लीज हंगवंजुन प्लीज़ मान जाइए। ये सुनकर वांगजी यानली को देखता है और फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, ठीक है। ये सुनकर यानली खुश हो गई थी। वो कहती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो बार बार वांगजी को ग्रीट करने लग गई थी। वांगजी यानली को बस देखता है, फिर वो विंग को देखता है। तभी विंग मुस्कुराते हुए वांगजी को देखकर कहता है, मैं जब इस पैलेस में पहली बार आया था, तो मुझे लगा कि मैं हार्ट ब्रोकन हो गया हूँ। मुझे पता चला था कि इस गूसू में, इस क्लैन में, इस महल में कितने सारे रूल हैं, हमारी फ्रीडम छीन जाती है। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला था कि यहाँ के एम्परर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, रूथलेस है, इमोशन को नहीं समझते। बट जब मैं आपके साथ रहा 1 महीने तक, मैं यहाँ रहा, तब मुझे पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ के लोगों के पास भी इमोशन है, दिल है। वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, बट ज़्यादा फोर्स नहीं करते
और आप तो बिल्कुल नहीं। हांग वंचुन बहुत ज़्यादा काइंड है। कई बार हम शायद तक ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बट जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। और ऐसा ही लैन क्लैन में है। लैन क्लैन में जो दिखता है वो होता नहीं। और यहाँ का एटमॉस्फियर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी मतलब क्या है? ये सुनकर विंग खड़ा होता है। वो वांग जी के पास जाकर बैठता है, उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और इस एटमॉस्फेयर को भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो। आपने मेरी चीज़ें की शादी उनसे, उनके मेट से करवाने के लिए हामी भर दी, बट क्या आप मेरे भी मेट से मेरी शादी करवाने के लिए हामी भरोगे? लानसान। ये सुनने के बाद यानली मुस्कुराती है। वहीं वांग जी पहले तो विंग को घूरता है, फिर यानली को। यानली मुस्कुराते हुए कहती है, हांग वंचुन प्लीज़ मेरे भाई को भी उसके मेट से शादी करने दीजिए। बट वांग जी घूरते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर विंग थोड़ा अपसेट हो गया था। वो जल्दी से खड़ा होते हुए कहते हैं, बस अब बहुत हो गया शीजे, अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ क्यों ही रहूँ, क्योंकि आपका अब यहाँ शादी नहीं होने वाला। यहाँ के एम्परर से आपकी शादी नहीं होगी, तो अब ये ब्राइड प्राइस भी कोई मायने नहीं रखता। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हांग वंजुन ने आपकी शादी आपके मेट के साथ करवाने के लिए हामी भर दी। अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, अब मैं खुद आपको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा मेट बहुत ज़्यादा पागल है। वो मुझे हर बार रिजेक्ट करते जा रहा है। अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता, इसीलिए अब मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। बट वांग जी उसे कहते हैं, रुको, किसने परमिशन दिया तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? ये सुनकर विंग गुस्से में अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए कहता है, मेरा मेट, मेरी मर्जी, मैं आप मुझे नहीं चाहते ना, तो अब मैं आपको नहीं चाहता। ये बोलकर वो गुस्से में फिर जाने लगता है। बट वांग जी खड़ा होकर विंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर यानली मुस्कुराती है और वहाँ से वो चली जाती है, क्योंकि ये दोनों का प्राइवेट मोमेंट था ये, तो वो इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। वहीं वांग जी विंग को कहता है, तुम छोड़कर नहीं जा सकते, समझ गए? ये सुनकर विंग कहता है, क्यों? जब आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं यहाँ रहकर करूँगा ही क्या? मुझे जाने दो। ये बोलकर वो वांग जी से अपना हाथ छुड़वाता है। बट वांग जी उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। विंग कहता है, छोड़ो, सब देख रहे हैं। बट वांग जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वांग जी उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले जा रहा था, और जैसे ही वो अपने रूम पे पहुंचता है, वो सारे गार्ड और सारे मेड को वहां से निकल जाने को कहता है। वो सारे लोग वहां से चले गए थे। वांग जी विंग को सीधा ही अंदर धक्का देता है और गेट को लॉक कर देता है। विंग खुद से में वांग जी को देखते हुए कहता है, मुझे जाने दो। ये सुनकर वांग जी खुद से में विंग के पास आता है, उसके बालों को खींचकर विंग को अपने पास खींचता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? ये सुनकर विंग कहता है, क्यों? तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करे तो मैं ही तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। ये सुनकर वांग जी गुस्से में विंग को अपने और करीब खींचते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग कहता है, मैं करूँगा। मैं वी wuxian अपने मेट लान वांगजी को रिजेक्ट, ये बोलता ही है कि वांगजी उसे खींच कर अपने बहुत करीब ले आता है, और विंग अपनी बात कंप्लीट करे उससे पहले ही वांगजी उसे किस करने लग जाता है, इतनी ब्रूथली कि विंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। पहले पहले तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। विंग अपने माउथ से आवाज़ करने लगता है, बट वांग जी को अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ब्रूटली विंग को किस किया जा रहा था। कुछ ही टाइम में विंग भी उस किस को रिस्पॉन्स करता है। धीरे धीरे वो अग्रेसिव किस सॉफ्ट होते जाता है। कुछ ही टाइम में उन दोनों का वो सॉफ्ट किस फिर से वाइल्ड होते जाता है। दोनों कुछ टाइम बाद अलग होते हैं। दोनों की आंखें उनके असली रूप में शाइन होने लग गई थी, यानी कि वांग जी का गोल्डन और विंग का सिल्वर में। दोनों एक दूसरे को देखकर कहते, मेट। फिर से वांग जी विंग को किस करने लगता है, बट इस बार सॉफ्ट तरीके से। कुछ टाइम के बाद वांग जी विंग से अलग होते हुए विंग के गालों को टच करता है, उसके फॉरहेड से अपने फॉरहेड को टच करते हुए कहता है, आइंदा कभी भी ये मत बोलना कि तुम मुझे रिजेक्ट करोगे। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों हांग वंचुन? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे मेट हो।
मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और वांग जी को धक्का देकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, आओ इधर। ये सुनकर विंग कहता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे, जब तुम मुझसे शादी करोगे, शादी के बाद ही हम मिलेंगे और शादी के बाद ही तुम मुझे टच करोगे। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नो, ऐसा नहीं होगा, मैं एम्परर हूँ, यहाँ के रूल मैं बनाता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, बट अब से रूल मैं बनाऊंगा और तुम्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। मेरा रूल है कि शादी के बाद ही तुम मुझे टच करोगे, और हाँ, शादी के बाद तुम दूसरी ओमेगा या फिर दूसरे मेट को नहीं लाओगे, कॉन्क्यूबाइन भी नहीं, ना कि अफेयर, किसी भी तरीके से तुम दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं रहोगे। अगर मैंने कभी देख लिया तो मैं उसी पल ही तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी दूसरी कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपनी पार्टनर नहीं बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। तुम ही मेरे इकलौते मेट रहोगे, वाइफ रहोगे, मेरी जीवन पार्टनर रहोगे। बट मैं तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, हम शादी के पहले मिलेंगे। ये सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया था। वहीं वांग जी भी विंग के पीछे भागता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट विंग तो इतना ज़्यादा फुर्तीला था कि वो 5 मिनट के अंदर ही उस पूरे मेंशन से बाहर निकल गया था और हंसते हुए वो भाग रहा था। वांग जी अपने सर को पकड़ लेता है। वांग जी के होठों में एक छोटी सी स्माइल थी। वांग जी अपने होठों को बाइट कर लेता है, अपने उसी हाथ को जिस हाथ से उसने अपने फोrehead को पकड़ा हुआ था, उसी को वो अपने होठों के करीब ले जाता है। अपने होठों को वो टच करता है। उसे वो किस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो विंग को और भी ज़्यादा किस करना चाहता था, छूना चाहता था, बट विंग तो भाग गया। वांग जी फ्रस्ट्रेशन में अपने पैरों को ज़मीन पे मारते हुए कहते हैं, विंग, एक बार हाथ में आ जाओ। ये बोलकर वांग जी मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ चला गया था। अब दिन पास होते जाते हैं। वांग जी जब भी विंग से मिलने के लिए आता था, विंग कहीं ना कहीं भाग जाया करता था। वो वांग जी के सामने आता ही नहीं था। वांग जी उसे पकड़ने की कोशिश करता तो विंग भागकर निकल जाया करता था। अब वांग जी ने यानली और अपनी मैरिज को भी खारिज कर दिया था और साथ में सभी लोगों को उसने विंग के बारे में भी बता दिया था कि विंग उसका मेट है। यहाँ तक कि यानली ने भी सभी लोगों के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका मेट और कोई नहीं, जिन जुशवान है। जिन जुशवान भी हैप्पी था। अब जिस टाइम पे ही वांग जी और यानली की शादी होने वाली थी, उसी टाइम पे ही विंग और वांग जी की और यानली और जिन जुशवान की शादी होने वाली है। कुछ ही दिन बचे हुए थे उन लोगों की शादी को। वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, यहाँ तक कि यानली भी खुश थी। वो अपने आप को ग्रेटफुल समझ रही थी क्योंकि सही टाइम पे उसे अपना मेट मिल गया, नहीं तो उसके भाई के साथ गलत हो जाता। और साथ में यानली के साथ भी यही सोच में वो अब खुश थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने भी सी चैन और जैंग चैंग के लिए शादी का स्क्रॉल भेज दिया था। अब फाइनली एक सप्ते बाद हमारे वांगशन की और साथ ही यानली और जिनजुशवान की शादी का टाइम आ चुका था। पूरे गूसू को, पूरे लैंड किंगडम को बहुत अच्छे से सजाया गया था क्योंकि यहाँ के एम्परर और एम्प्रेस की जो शादी थी, बहुत ही धूमधाम से उन लोगों की शादी का कार्यक्रम किया जाता है। वांग जी और विंग दोनों की शादी बहुत अच्छे से होती है, वॉव्स लेते हैं, टी सेरेमनी की जाती है। उनके बाद यानली और जिनजुशवान की भी शादी होती है। जिनजुशवान और याली एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। वांग जी भी विंग का हाथ पकड़ने का ट्राई करता है, बट विंग फिर भी वांग जी से दूर रह रहा था, जिसे देखकर वांग जी विंग के करीब आते हुए कहते हैं, विंग, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है मैं कैसे रह रहा था इन एक सप्ताह में? तुम्हारी टीजिंग, तुम्हारी ये मुस्कुराहट, तुम्हारा वो अल्फा फ्रेग्रेंस, मैं उसे कितना मिस कर रहा था। अब फाइनली हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे हो? चलो ना, जल्दी हम हमारे वेडिंग रूम पे चलते हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम एक सप्ताह तक रूम से निकल ही नहीं पाओगे, बेड से उठ ही नहीं पाओगे। ये सुनकर विंग तो शिवर ही उठा था। वो अपने हाथों को कोल्ड होते हुए महसूस करता है। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, हांग वंचुन, इतने ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हुए जा रहे हो? प्लीज़ अपने अल्फा हस्बैंड में थोड़ी सी तो मर्सी दिखाओ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, बट वांग जी को तो अभी बहुत ज़्यादा ही विंग को टीज करने का मन करा था। इसीलिए वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम एक अल्फा हो,
अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम पूरे 1 सप्ताह तक मुझे बेड पे झेल सकते हो। ये सुनकर विंग इतना ज़्यादा ब्लश हो गया कि उसके दोनों कान रेड हो गए थे। वो अपने कानों को अपने हाथों से छुपाना चाहता था, बट वांग जी के डर्टी बातें रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विंग फ्लर्ट करता है, बट ऐसे तो कभी भी नहीं। वांग जी की बातें बहुत ज़्यादा ही डर्टी होती जा रही थी। विंग शर्मा कर वांग जी से दूर हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ मेड विंग को वांग जी के रूम की तरफ ले जाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस था क्योंकि अब वो अल्फा होकर किसी का बॉटम जो बनने वाला है। मेड विंग को बेड पे बैठाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। विंग के फेस के ऊपर अभी भी वेल ही था। विंग अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा था कि मेरा मेट एक ओमेगा होगा जिसके साथ मैं ये सब करूँगा, पहली रात बिताऊँगा। बट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा मेट एक इग्मा होगा। मून गॉडेस, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा मेट एक इग्मा क्यों बनाया? काश काश ऐसा होता कि लांसान एक ओमेगा होता, मैं उसे हर पल टीस करता। बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जब भी मैं वांगजी को टीस करने जाता हूँ वो मुझ पर ही बैकफायर हो जाता है। ये बोलते हुए विंग अपने उंगलियों के साथ खेल रहा था कि तभी वहाँ पर वांगजी की एंट्री होती है। विंग तो डर से काँप ही उठा था। उसकी बॉडी में गूज बम ही आ गए थे क्योंकि अब धीरे धीरे वो पल आने वाला है। जैसे जैसे वांगजी विंग के करीब आ रहा था, विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। कुछ पल बाद वांग जी विंग के करीब आता है। वो बिना देरी किए विंग के फेस से वेल हटाता है। वो विंग को देखता है। वो विंग के चेन को पकड़कर उसके सर को ऊपर करता है। विंग एक अल्फा है बट अभी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है। वांग जी धीरे से विंग की तरफ लीन होता है और अचानक ही वो विंग के होठों को कैप्चर कर लेता है। विंग भी उसके इसमें डूब गया। और फिर क्या, जिस बात का विंग को डर था वही हुआ। वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा रूथली वो सब कर रहा था। विंग बस मॉइन किया जा रहा था, दर्द में पीलो को टाइटली पकड़ा हुआ था। बट वांग जी बहुत ज़्यादा रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी विंग को देखता है। अचानक ही वांग जी के फैंक्स यानी कि अल्फा ईगमा टीथ बाहर आ जाते हैं, जिससे वो अपने मेट को मार करते थे। वांग जी विंग के नेक के पास आता है, वहाँ किस करता है, अपने दांतों को वहाँ रब करता है और फिर अचानक ही वो बाइट कर देता है। विंग चीख पड़ा। विंग को दर्द हुआ। विंग के नेक से ब्लड आने लग गया था। वांग जी उसे लिक करता है और साथ ही नीचे से फोर्सफुली विंग के साथ नॉटिंग करने लग गया था। विंग उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी आंखें ब्लरी हो रही है। धीरे धीरे करके वो अपनी आंखें बंद कर रहा था, बट वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखकर मुस्कुराता है, विंग के होठों पे किस करता है और फिर जैसे नॉटिंग का प्रोसेस ख़त्म होता है वो विंग से अलग हो जाता है। विंग वांग जी को देखता है। विंग को फील हो रहा था कि उसके लोअर एरिया से कुछ तो रोल होते हुए जा रहा है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को गले लगा लेता है। वो विंग को कहता है, तुम्हें दर्द हुआ ना, ठीक है तुम मुझे भी माँ कर लो। ये बोलकर वो विंग को अपने नेक को दिखाता है। विंग भी वांग जी की बातों से हिप्नोटाइज हो गया था और वो वांग जी के बाहों में चढ़कर उसे भी माँ कर देता है और फिर उन दोनों का लब मेकिंग वैसे ही चलने लगता है। पहले पहले विंग को दर्द हुआ था, बट उसके बाद वो खुद ब खुद वांग जी के समीप आ गया था। और फिर कब तक उन दोनों के बीच में ये सब चला विंग को पता भी नहीं चला। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग 11 बजे तक सो ही रहा था। वांग जी को टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो हीलर को बुलाता है। हीलर विंग को चेक करता है। हीलर बताता है कि ये अल्फा है और ये सब कंडीशन में हो जाता है जब भी इग्मा अल्फा को मार करते हैं, तब अल्फा की बॉडी थोड़ी हीट अप हो जाती है, इसीलिए इन्हें फीवर आ गया है। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी अपना सर नोट करता है। फिर वो विंग को देखता है। कुछ टाइम के बाद विंग अपनी आंखें खोल लेता है। वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था। वो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद फिर से विंग सो गया था। वांग जी को रिग्रेट हो रहा था कि आखिर क्यों उसने विंग को मार किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद तक इसमें उसकी ही गलती है। शायद तक उसे इतना ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए था। उसने अपने मेट को हार्म कर दिया। अगर विंग की जगह कोई ओमेगा होता तो शायद तक अब तक तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि वांग जी कल इतना ज़्यादा एग्रेसिव जो हो गया था। हीलर ने
वांग जी को कहा कि विंग को 2 दिनों तक आराम करने दिया जाए। वांग जी भी वैसा ही करता है। पूरे 2 दिनों तक वो विंग के पास ही बैठा रहता है। विंग सोता रहता है और जब वो उठता था तो वांग जी उसे खाना खिला दिया करता था। ऐसे ही पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद फाइनली अब विंग ठीक था। वो वांग जी के पास ही बैठा हुआ था। वांग जी विंग को कहता है कि अब तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाकर कहता है क्योंकि वांग जी ने उसका इतना अच्छा ख्याल रखा कि विंग अब ठीक हो गया। ये बोलकर वो वांग जी के गोद में बैठ जाता है। वो वांग जी के गालों को करेस करता है। वांग जी मुस्कुराता है। तभी विंग वांग जी के नेक को किस करते हुए कहता है, लानसान, क्या हम आज रात को वो कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे उस बॉन्ड की वजह से मुझे क्रेविंग हो रही है। ये बोलकर वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट पे अपनी लोअर बॉडी को रब करने लगता है। वांग जी स्मक करते हुए कहता है, ज़रूर, बट मैं अपनी मर्जी से रुकूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, ज़रूर, क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बोलकर विंग मुस्कुराता है। वांग जी भी मुस्कुराता है। फिर वो लोग टी पीते हैं, कुछ बातें बातें करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद रात को उन दोनों के रूम से मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें आने लग जाती है और इसी में ही हमारा ये एफ ख़त्म होता है। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर आज के बस इतना ही, फिर बाय बाय।